आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका जो है सटीक विश्लेषण यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें आता है, नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो यह नागपुर पुस्तक महोत्सव से जो है संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है होगा नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल रेसिम बाग मैदान नागपुर में है। इस महोत्सव से जो है जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हम लोग देखेंगे। तारीख की बात करते हैं तो यह महोत्सव 22 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया। समय की बात करते हैं तो प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक इस महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आता है आयोजक। इसका आयोजन जो है नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और जीरो माइल यूथ फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विशेषताएं की बात करते हैं तो इसमें 300 से अधिक प्रकाशकों के स्टॉल लगाए गए। सभी पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट दी गई। प्रवेश जो है पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया था। नेक्स्ट आता है इसके अलावा जो है पुस्तकों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्य उत्सव, जीरो माइल लिट फेस्ट का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों और टेक्टोनिक प्लेट की हलचल का परिणाम है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ओरोजनी या पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया कहा जाता है। हिमालय बनने की जो है प्रक्रिया हम लोग जो है कुछ चरणों में समझ सकते हैं। इसमें आता है पहला टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव। पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। हिमालय का निर्माण तब शुरू हुआ जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराई। दूसरा है टेथिस सागर का विलोपन। टेथिस सागर का विलोपन की बात करते हैं तो करोड़ों साल पहले इन दोनों प्लेटों के बीच तेथिस नामक एक उथला सागर था। जैसे जैसे दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आई, इस सागर की तलहटी में जमा तलछट सेडिमेंट्स पर दोनों तरफ से भारी दबाव पड़ने लगा। नेक्स्ट आता है वलन की प्रक्रिया। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है तो वे इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी नीचे नहीं दबती। इसके बजाय उनके बीच का हिस्सा दबाव के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है और उसमें मोड़ या वलन पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इसी कारण जो है हिमालय को वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। यह प्रक्रिया आज से लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संशोधन के तहत ओबीसी आरक्षण में 27% जो है प्रदान किया गया। तो इसमें जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान करने के संबंध में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, एक नौकरियों के लिए और दूसरा शिक्षण संस्थानों के लिए। पहले देखते हैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो है 1990। सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। घोषणा की बात करते हैं तो 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसे संसद में घोषित किया था। न्यायिक पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी जो है पेश किया। नेक्स्ट आता है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 93वां संविधान संशोधन 2005। उच्च शिक्षण संस्थानों आईआईटी, आईआईएम आदि में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत जो है यह सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 15 का 5 जो है इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 के 5 क्लाउज को जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है प्रावधान। यह राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी के लिए सरकारी और निजी यानी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। कानून की बात करते हैं, इसके बाद संसद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिससे उच्च शिक्षा में 27% कोटा जो है लागू हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फरवरी 2026 में स्पेस समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसमें जो है स्पेस समिट से संबंधित प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर फरवरी 2026 में स्पेस समिट 2026 का आयोजन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी जो है जानकारी हम लोग आगे देखते हैं। स्थान की बात करें तो सेंट्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर मरीना बे सेंट्स सिंगापुर में जो है इसका आयोजन किया गया था। तारीख की बात करते हैं 2 फरवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच इसको आयोजित किया गया था। मुख्य आकर्षण की बात करते हैं यह सम्मेलन द्विवार्षिक सिंगापुर एयर शो 2026 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इसका थीम जो है यानी विषय की बात करते हैं तो न्यू फ्रंटियर्स शेपिंग एंड रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव स्पेस फ्यूचर जो है यानी नई सीमाएं एक जिम्मेदार और समावेशी अंतरिक्ष भविष्य को आकार देना, इसका विषय थीम निर्धारित किया गया था। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं को एक मंच पर लाना था ताकि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और नवाचार पर चर्चा की जा सके। नोट में आप बात करते हैं इसके अलावा 2026 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम भी निर्धारित हैं। इंटरनेशनल स्पेस समिट जो है 2026 जून 2024 में डेजोन दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाना है। स्पेस समिट एशिया पैसिफिक अक्टूबर 2026 में टोक्यो यानी जापान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो मीथेन स्टेटस की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 का जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट की जो है मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं तो लक्ष्य में जो है यह रिपोर्ट ग्लोबल मीथेन प्लेज की प्रगति की समीक्षा करती है, जिसका लक्ष्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% कटौती करना है। प्रमुख निष्कर्ष की बात करते हैं रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है वर्तमान प्रतिबद्धताओं के बावजूद मीथेन उत्सर्जन बढ़ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़ा खतरा है। क्षेत्रवार प्रभाव इसमें ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट यानी वेस्ट क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत का संदर्भ की बात करते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है, जहां कृषि और फसल अवशेष जलाना पराली मुख्य कारण इसका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो पल्लव वंश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में थी। पल्लव राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है हम लोग परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो इसको देखते हैं। संस्थापक की बात करते हैं तो पल्लव वंश के संस्थापक जो है यह सिंह विष्णु थे। 575 से 600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। प्रमुख शासक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महामल्ल जिसको बोलते हैं, और नंदी वर्मन। स्थापत्य कला पल्लव काल अपनी द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर और तटीय मंदिर शोर टेम्पल का निर्माण पल्लव शासकों ने ही करवाया था। नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षा का केंद्र की बात करते हैं तो शिक्षा का केंद्र जो है कांचीपुरम जो है उस समय संस्कृत और तमिल शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। प्रसिद्ध विद्वान दंडीन 10 कुमार चरित्र के लेखक पल्लव दरबार में ही रहा करते थे। नेक्स्ट आता है इसमें संत तुकाराम का अभंग किस भाषा में रचना की गई है। तो इसमें जो है संत तुकाराम के जो है अभंग की भाषा के बारे में पूछा गया है प्रश्न। तो संत तुकाराम के अभंगों की रचना मुख्य रूप से मराठी भाषा में की गई थी। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान वारकरी संत और कवि थे। उनके काव्य और भक्ति रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग यहाँ देखते हैं। साहित्यिक योगदान की बात करते हैं। उनके द्वारा रचित अभंगों के संग्रह को तुकाराम गाथा कहा जाता है। इसमें लगभग 4500 से अधिक अभंग शामिल हैं। नेक्स्ट आता है इसमें शैली और विषय की बात करते हैं तो उन्होंने अभंग छंद का उपयोग किया जो अपनी सरलता और लय के लिए जाना जाता है। उनकी रचनाओं में ईश्वर यानी विट्ठल के प्रति अटूट भक्ति, सामाजिक समानता और आडंबरों का विरोध प्रमुख विषय रहा है।
भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, उन्हें महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का स्तंभ माना जाता है। उन्होंने जटिल संस्कृत के बजाय आम जनता की भाषा यानी मराठी को चुना ताकि धर्म और आध्यात्मिक समाज के निचले वर्गों तक पहुंच सके। प्रसिद्ध पंक्ति की बात करते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी महने जो आपुला, जो दीन दुखियों को अपना मानता है वही सच्चा साधु है, उनके सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के समय विद्रोही सैनिकों द्वारा अपना नेता किसे चुना गया था? तो 1857 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 1857 की क्रांति के समय विद्रोही सैनिक द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना गया था। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू करने के बाद सैनिक 11 मई की सुबह दिल्ली के लिए लाल किले पहुंचे। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया, लेकिन हालांकि वे उस समय काफ़ी वृद्ध थे, लेकिन विद्रोहियों के दबाव और देश की एकता के प्रतीक के रूप में उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान के रूप में नेतृत्व स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दिसंबर 2025 में मोहनलाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें जो है मोहनलाल से संबंधित प्रश्न है। तो मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को सितंबर 2025 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान से जो हम लोग देखते हैं इसकी जुड़ी प्रमुख बातें। तो घोषणा और समारोह, इस पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2025 में की गई थी और 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें यह सम्मान जो है प्रदान किया गया। विशेष उपलब्धि की बात करते हैं, मोहनलाल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले केरल यानी मलयालम सिनेमा के दूसरे व्यक्ति बने हैं। पहले अदूर गोपाल कृष्णन थे। और योगदान की बात करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके 4 दशकों से अधिक के शानदार योगदान और 400 से अधिक फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जो है दिया गया है। नेक्स्ट आता है, मोहनलाल को इससे पहले भारत सरकार द्वारा पद्म श्री 2001 और पद्म भूषण 2019 से भी सम्मानित जो है किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कहा जाता है। अनुच्छेद जो है 44 की प्रमुख बातें जो है उसका हम लोग वर्णन करेंगे। परिभाषा की बात करते हैं, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाना है, चाहे उनका धर्म जो है कुछ भी हो। प्रकृति की बात करते हैं, चूंकि यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है इसीलिए इसे न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। नॉन जस्टिसिएबल है, यह राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है समान नागरिक संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। उत्तराखंड जो है यह पहला राज्य है। उत्तराखंड 2024 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू को कानूनी रूप से लागू करने वाला पहला जो है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो है यह उत्तराखंड जो है बन गया है। नेक्स्ट आता है गोवा का उदाहरण। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली शासन के समय से ही 1867 का पुर्तगाली नागरिक संहिता एक समान नागरिक संहिता लागू है। साहोबानो मामला 1985, इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 का एक जो है मृत अक्षर यानी डेड लेटर बनकर रह गया और इसे लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस महादेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें जो है जनसंख्या घनत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नवीनतम आंकड़ों और विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश एशिया है। एशिया न केवल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महादेश है बल्कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या भी अन्य महादेशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट आता है इसमें
प्रमुख सांख्यिकी जानकारी 2026। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो एशिया का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वैश्विक हिस्सेदारी, दुनिया की कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा अकेले एशिया में रहता है। उच्च घनत्व वाले देश की बात करते हैं, एशिया में ही दुनिया के सबसे घने बसे देश और क्षेत्र स्थित हैं, जैसे मकाऊ, मोनाको यानी यूरोप, सिंगापुर और बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग 1366 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दुनिया के बड़े देशों में सबसे सघन यह बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? तो डीएनए और आरएनए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो राइट आंसर, डीएनए और आरएनए दोनों ही जटिल कार्बनिक अणु हैं जिन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स 3 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला होता है शुगर। शुगर से बना होता है। तो शुगर की बात करते हैं तो डीएनए, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए, इसमें राइबोज शर्करा होती है। फॉस्फेट समूह की बात करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, यह डीएनए और आरएनए की संरचना को जोड़ने और उसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यही आनुवंशिक जानकारी को कोड करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन यानी एडेनिन और गुआनिन, पायरीमिडीन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल इसमें होता है। नेक्स्ट आता है इसमें संरचनात्मक अंतर की बात करते हैं। तो डीएनए ये आमतौर पर द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना होती है जो 2 धागों से बनी होती है। आरएनए यह आमतौर पर एकल धागा सिंगल स्ट्रैंड वाली संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो पहला इसमें संरक्षक गुप्त वंश के संबंधित था। तो संस्थापक काल की बात करते हैं तो नालंदा की नींव गुप्त काल में रखी गई थी। कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी, इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही यहाँ पहला विहार मठ बनवाया था। इसके बाद बुधगुप्त, तथागत गुप्त और बालिदित्य जैसे गुप्त शासकों ने भी यहाँ नए भवनों और मठों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश यह हर्षवर्धन के काल के समय 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा को अपना पूर्ण संरक्षण दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांव का राजस्व गांव दान में दिया था। नेक्स्ट आता है, उनके शासन काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हेत्सुंग नालंदा आए थे। हेत्सुंग के अनुसार हर्षवर्धन ने यहाँ के विहारों को पीतल की 4 दीवारी से घेरा था। नेक्स्ट आता है पाल वंश, जिसको स्वर्ण युग बोला जाता है। बंगाल और बिहार के पाल शासकों के समय नालंदा अपने विकास के उच्चतम शिखर पर था। धर्मपाल और देवपाल, इन शासकों ने न केवल नालंदा को संरक्षण दिया बल्कि इसके रखरखाव के लिए गांवों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया था, 200 कर दिया था। नेक्स्ट आता है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंश के राजा बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुमति लेकर यहाँ एक मठ बनवाया था, जिसके रखरखाव के लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2025 में किस देश में इबोला वायरस की पहचान की गई थी? तो सितंबर 2025 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में इबोला वायरस के एक नए प्रकोप की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान अनुच्छेद 39 के क्लाउज डी में यानी 39 के घ के अंतर्गत यह किया गया है। यह प्रावधान संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा है। अनुच्छेद 39 की डी की प्रमुख बातें हम लोग इसमें देखते हैं। तो 39 डी की प्रमुख बातें, पहला आता है इसका डिफिनीशन। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक न्याय
सुनिश्चित करना और लिंग के आधार पर वेतन में होने वाले भेदभाव को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति की बात करते हैं, चूंकि यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है इसीलिए इसे सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह शासन के लिए एक बुनियादी सिद्धांत प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है, इसमें भारतीय राजाओं ने डच को किस युद्ध में हराया था। इसमें जो है डच से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर भारतीय राजाओं विशेष रूप से त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा ने डचों को कोलाचेल के युद्ध में, बैटल ऑफ कोलाचेल में हराया था। कोलाचेल का युद्ध जो है हम लोग डिटेल्स इसमें देखते हैं। तो इसमें आता है, तारीख की बात करते हैं तो 10 अगस्त 1741 को कोलाचेल का युद्ध हुआ था। स्थान जो है कोलाचेल वर्तमान कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु में जो है इसका युद्ध हुआ था। पक्ष जो है त्रावणकोर रियासत राजा मार्तंड वर्मा बनाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। युद्ध का मुख्य कारण और परिणाम, युद्ध का जो है मुख्य कारण और परिणाम की बात करें तो व्यापारिक वर्चस्व, डच मालाबार तट पर काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार चाहते थे, जिसे राजा मार्तंड वर्मा ने चुनौती दी। रणनीतिक जीत, डच सेना ने कोलाचेल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मार्तंड वर्मा की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनकी रसद आपूर्ति काट दी। भारी बारिश और बारूद के गीले हो जाने के कारण डच सेना कमजोर पड़ गई। डच शक्तिकांत, इस हार के बाद भारत में डच प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वे अंततः इंडोनेशिया तक ही सीमित रह गया था। नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट डी लेनॉय, डच सेनापति डी लेनॉय को युद्धबंदी बना लिया गया था। बाद में उन्होंने मार्तंड वर्मा की सेवा स्वीकार कर ली और त्रावणकोर की सेना को यूरोपीय पद्धति पर आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था, तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी को हुआ था। यह भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसे 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा जो है सैन्य विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह का जो है मुख्य कारण की बात करें, धार्मिक भावनाओं को ठेस, तत्कालीन कमांडर इन चीफ सर जॉन कैड्रॉक के नए सैन्य नियम जो है लागू किए गए थे, जिसके कारण जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने और कान की बालियां पहनने से मना कर दिया गया था। उन्हें अपनी दाढ़ी ट्रिम करने और मूछों का एक खास स्टाइल रखने का आदेश दिया गया। नई टोपी, न्यू टर्बन, सैनिकों को कैसी टोपी पहनने के लिए मजबूर किया गया जिसमें गाय और सुअर की खाल से बना कॉकेड यानी चिन्ह लगा था। इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में भारी आक्रोश जो है फैल गया था। मैसूर के सुल्तान का प्रभाव की बात करें, वेल्लोर के किले में टीपू सुल्तान के परिवार को नजरबंद रखा गया था। टीपू के बेटों ने भी गुप्त रूप से सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने में भूमिका निभाई थी। विद्रोह का घटनाक्रम की बात करते हैं। शुरुआत जो है 10 जुलाई 1806 की सुबह भारतीय सैनिकों ने किले पर कब्जा कर लिया और कई ब्रिटिश अधिकारियों, लगभग 14 अधिकारी और 115 सैनिक को मार गिराया। ध्वज की बात करते हैं। विद्रोहियों ने टीपू सुल्तान के बाह के निशान वाले झंडे को किले पर जो है फहरा दिया। दमन की बात करते हैं। विद्रोह की खबर मिलते ही आरकाट से कर्नल गिलेस्पी घुड़सवार सेना के साथ पहुंचे और बड़ी क्रूरता के साथ विद्रोह को दबा दिया। इस दौरान लगभग 800 भारतीय सैनिक जो है शहीद हो चुके थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।